आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त हम हमारा बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराते हैं बाखबर। श्रीनगर के लाल चौक और आसपास के इलाकों में मिलिटेंट्स के छिपे होने के इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद शहर के लाल चौक और जीपीओ के आसपास के इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर इलाके में सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक घंटा घर से राजबाग इलाके में कसीर तादाद में फोर्सेस जमा होने लगी हैं। राहगीरों और इलाके से गुजर रहे मुसाफिरों के आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। खबर मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी, जानना चाहेंगे सैयद तजम्मुल आपसे, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या कुछ इनपुट्स थे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास? इमरान, चूंकि कुछ दिन पहले बटमालू श्रीनगर में जिस तरह से दिन दहाड़े एक सीआरपीएफ एहलकार को मिलिटेंटों ने गोलियों का निशाना बनाया, उसके बाद लगातार श्रीनगर के कई एक इलाकों जिनमें जो रेजिडेंसी रोड है, उसके बाद शहरी खास के कई एक इलाके हैं, जबकि सिविल लाइन्स पाइन इलाके जो हैं वहां पर हमने अचानक नाकाबंदी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। दरअसल कुछ दिन पहले ये इतला थी कि 15 अगस्त से पहले मिलिटेंट श्रीनगर आने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा हमला करने के फराक में रहेंगे, जिसके बाद कई एक जगहों पर तलाशी कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर श्रीनगर के लाल चौक सेंट्रल कश्मीर में बिजनेस कैपिटल में जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस, सिर्फ ये 3 टुकड़ियां थी जो लाल चौक श्रीनगर में दाखिल हुए। उसके बाद मकामी दुकानदारों के साथ पूछताछ की गई, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, उसके बाद बारीक बीनी से दुकानों की भी चेकिंग की गई। बाद में इन एसओजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने लाल चौक में कुछ देर के लिए कयाम किया, नाका लगवाए और उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों को रोक रोक कर तलाशी की जाती थी, जिसके बाद ये तकरीबन 1 घंटे तक ही ये मुहसरा और ये सारा सिस्टम चलता रहा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अपने अपने जो उनके स्टेशन हैं, पुलिस स्टेशन में वापस रवाना हुए। अब से कुछ देर पहले इमरान, मैंने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस श्रीनगर से राब्ता कायम किया और जानना चाहा कि यह सर्च ऑपरेशन किस लेवल का था, तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर में हमें किसी भी मिलिटेंट अटैक की कोई इतला नहीं थी, बल्कि एक रूटीन और मॉक ड्रिल होगा जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। मकामी शहरियों से ताउन की अपील की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पर शहरी श्रीनगर में इस तरह का मॉक ड्रिल या इस तरह का जो प्रैक्टिस देखने को मिल सकता है, ताकि 15 अगस्त से पहले इस तरह का एक माहौल बपा किया जाए, ताकि बटमालू, बिमना और उसके बाद छतरपुर जैसे इलाके में जिस तरह से मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर भी हुए, इस तरह मिलिटेंट इस तरफ दाखिल होने में कामयाब नहीं। लेकिन कुल मिलाकर देखें, शहरी श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन 1991 के बाद एक नई और जबरदस्त याद ताजा हो गई है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए सैयद तजम्मुल श्रीनगर से। तो सर्च ऑपरेशन चला गया, हालांकि यौम आजादी की तकरीब भी अब ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जरा से इनपुट्स पर भी अब कार्रवाइयां हो रही हैं और सख्ती चेकिंग के मामले में रखी जा रही है। इधर जुनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में देर रात मिलिटेंट्स ने साबिक कांग्रेस लीडर के घर पर हमला बोल दिया। हमलावर यहां से हिफाजती बंदोबस्त में लगे पुलिस एहलकारों से 4 राइफलें लूटकर फरार हो गए। जराये के मुताबिक शोपियान के बोना बाजार इलाके में साबिक कांग्रेस लीडर मोहम्मद शफी बांडे के घर पर हिफाजत के लिए तैनात पुलिस एहलकारों पर हमला करके उनसे 4 इंसास राइफलों को लूट लिया गया। वारदात के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम शुरू है। और इधर कुलगाम में मिलिटेंट्स ने एक बार फिर से बैंक लूटने की कोशिश की। हमले में 2 लोग जख्मी भी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलगाम के मोहनपोरा में दहशतगर्दों ने जेके बैंक को लूटने की कोशिश करते हुए गोलीबारी की। हमलावर 2 की तादाद में बताए जा रहे हैं। मिलिटेंट्स की गोलीबारी में बैंक का एक मुलाजिम और 2 बैंक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। हमले के फौरन बाद मिलिटेंट मौके से फरार हो गए और इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि दहशतगर्द कैश लूटने में कामयाब रहे या नहीं। इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और
जैसे वो गेट पे पहुंचे, गेट पे जो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो चौकंदा थे, उन्होंने गेट बंद कर दिया, उन्होंने शटर्स बंद कर दिए। मिलिटेंट्स ने फायर करना शुरू कर दिया और जब उन्होंने फायर किया तो उससे बैंक के सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। इन बिटवीन वहाँ पे जो लोग थे, बैंक बिल्कुल मार्केट के बीच में है, सारे लोग बीच में आ गए और उन्होंने मिलिटेंट्स को मजबूर कर दिया वहाँ से भागने के लिए और बैंक को लूटने से बचाया। और एक सिविलियन की इंजरी की खबर है और वो स्टेबल है, रेफर्ड और स्टेबल। इधर अनंतनाग में जुमेरात हुए ऑपरेशन के बाद कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहीं। जुमे को लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। खानाबल हाईवे बंद रख करके ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। अनंतनाग की ओर जाने वाली सभी रास्तों को कांटेदार तारों से बंद कर दिया गया। बीजबेहड़ा में भी पूरी तरह पाबंदियों का असर रहा। अफवाहें फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी बंद रहीं। तो अनंतनाग में जुमेरात हुए ऑपरेशन के बाद कर्फ्यू जैसी पाबंदियां, जुमे को लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। खानाबल हाईवे बंद रख करके ट्रैफिक डायवर्ट किया गया और अनंतनाग की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को कांटेदार तारों से बंद कर दिया गया। बीजबेहड़ा में भी पूरी तरह पाबंदियों का असर रहा और अफवाहें किसी भी तरह से न फैलें, इसके लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी जम्मू कश्मीर के खासतौर से जुनूबी हिस्से में, जुनूबी कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर बंद रखी गई। तो आपको बता दें कि कल एक ऑपरेशन चलाया गया था अनंतनाग में, जिसके बाद आज पूरी तरह कर्फ्यू जैसा माहौल रखा गया। एहतियातन हिफाजती दस्तों ने कमान संभाल रखी थी। बाजार वगैरह पूरी तरह से बंद रहे। तो अनंतनाग का बिजबेहड़ा इलाका भी आज पूरी तरह से बंद रखा गया। कर्फ्यू जैसा आलम रहा और एहतियातन यहां पर जनूबी कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद रही। खालिद मुंतजिर इस वक्त हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए अनंतनाग से, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी, आज यहां पर सख्ती रखी गई खासतौर से सिक्योरिटी के हवाले से, जानना चाहेंगे आपसे ये कब तक जारी रहेगी और कब जिंदगी मामूल पर लौट सकेगी, क्या बता रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार? देखिए इमरान, जहां तक आज की सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे तो आज जुम्मा के पेश नजर अमन कानून की सूरत को यकीनी बनाए रखने और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जहां आज एक तरफा हड़ताल थी, मुकम्मल हड़ताल देखने को मिली, सभी कारोबारी इदारे बंद थे, दुकानें बंद थी, सड़कों पर ट्रैफिक की जो नकल अमल है वो भी ना के बराबर देखने को मिली। वही जिले इंतजामिया ने नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पाने के हवाले से सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया था और मेन टाउन अनंतनाग की ओर जाने वाले सभी रास्तों को खारदार तार से बंद कर दिया गया था और जो भी गाड़ी वहां पे जा रही थी पहले उसकी चेकिंग की जाती थी। बाकायदा तौर पे ये देखा जा रहा था कि ये अफराद जो इस गाड़ी में सवार है किस गर्ज से मेन टाउन की ओर जा रहे थे और जिसका नतीजा बिल्कुल देखने को मिला कि आज नमाज जुमा के बाद कहीं पे भी एहतजाज नहीं हुआ। अगर कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की खबरें आ रही है, लेकिन वो यही कह सकते हैं कि वो उनकी जो शिद्दत थी या वो मामूली नवीयत के जो थे वाकयात थे, जिनमें से तकिए बारमशाह और अचाजीपुरा का इलाका शामिल है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई और मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे पथराव किया। लेकिन मजमूई तौर पर जब हमने जिला अनंतनाग की बात करते हैं तो जिला अनंतनाग में आज भी मुकम्मल हड़ताल रही और कुछ इलाकों में जैसे कि खन्नापल पहलगाम रोड, वहां पे निजी गाड़ियों के साथ साथ जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं उनकी आमदरफ्त भी कम ही सही लेकिन देखी गई। और ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता जिन्नू वाकया पेश आया था अनंतनाग के मेन टाउन में, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और उसके बाद अभी तक जिंदगी जो है मामूल की पटरी पे नहीं लौटी है। लेकिन उम्मीद यही है कि कल जिंदगी मामूल की पटरी पे लौट आएगी, कल दुकानें भी खुलेंगी। और यही बताया जा रहा है जहां पे सिक्योरिटी अधिकारियों से या सिक्योरिटी के अफसरों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के चलते और अमन कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाए रखने के हवाले से वो किसी किस्म की कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिले में अमन अमान की सूरत हाल कायम हो। और इस सिलसिले में कल भी सिक्योरिटी नाफिज की जाएगी और किसी भी मुमकिन गड़बड़ पे काबू पाने के लिए सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया जाएगा। लेकिन जो हड़ताल के हवाले से हम बात करेंगे, अगर किसी भी हुर्रियत पार्टी ने या हुर्रियत क़यादत की जानिब से हड़ताल की कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पे हड़ताल का असर देखने को मिला और अब यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि कल शायद मामूल की जिंदगी पे, मामूल की पटरी पे एक बार फिर जिंदगी लौटाए। जी इमरान।
शुक्रिया आपका खालिद मुंतजिर अनंतनाग से इस पूरी जानकारी के लिए। इधर कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने रियासत के सेक्रेटेरिएट नबन्ना में इसमें मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस दौरान उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने आने वाले आम इंतखाबात को लेकर इत्तेहाद और हिकमत अमली पर चर्चा भी की। I'm visiting Kolkata in connection with a conference tomorrow on federalism called Think Federal. But before the conference, I felt it necessary that I call on Mamta Didi basically to discuss with her the prevailing situation in my state, because I know she has a great concern for the situation in Jammu and Kashmir, for what is happening in Jammu and Kashmir. She has always been a great supporter of the people of Jammu and Kashmir in various capacities, particularly when she was railway minister and I was in the same government in the center at that time. Recently also as Chief Minister of West Bengal, she has been very concerned. इधर बीजेपी दफ्तर जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें कि पीडीपी के कई कारकुनान पीडीपी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर रविंद्र रैना और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता खुसूसी तौर पर मौजूद थे। उन्होंने नए कारकुनान का पार्टी में शामिल होने पर इस्तकबाल किया। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों से नौजवान तबका मुतासिर हो रहा है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में नौजवान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पार्टी में शामिल नए कारकुनान पार्टी के मंसूबों को अवाम तक पहुंचाएंगे। LAHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इंतखाबात से पहले बीजेपी के कई मकामी लीडरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि लद्दाख में होने वाले LAHDC इंतखाबात में बीजेपी की ही जीत होगी। बाज़ियों के इन इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 1 अगस्त से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों की जो एक घड़ी है वो पास आ चुकी है। अगले महीने से ही फॉर्म भरन जाएंगे। इस पे बात करेंगे। साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र जी, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हैं वो कितने अहम हैं बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी विशेष करके सभी जो पंचायत और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की पूरा सीरियसली इनको ले रही है। पिछली बार भी हमने लद्दाख की जो हिल काउंसिल है उसको जीता था। हमारा ये प्रयास है कि इस बार भी कारगिल हिल काउंसिल में हम बहुमत लेकर के वहाँ पर अपनी सरकार बनाएं। तो मुझे लगता है कि माहौल इस तरह का बन चुका है। लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है पूरे देश भर में। आने वाला समय हमारा समय है। सर, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं ऐसे जो सोर्सेस हैं उनका कहना है कि वही जो है बीजेपी शामिल करेगी, अपने टिकट पे उनको चुनाव लड़वाएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी समय कश्मीर में और लद्दाख में या कारगिल संस्कार में प्रभाव नहीं था। प्रभाव बनाने के लिए लोग तो वहीं से लेने हैं। तो मुझे लगता है कि लाइक माइंडेड जो लोग हैं और राइट माइंडेड जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पसंद करते हैं, उनको जो जानते हैं कि यह साफ सुथरी सरकार जो केंद्र में बनी है, तो पिछली बार भी वहाँ के लोगों ने कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट जिताया था। तो वोट तो सभी ओर से मिले थे। इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उनको हमने सभी ने आमंत्रित है। भारतीय जनता पार्टी में हम उनका स्वागत करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों में लद्दाख गए थे और वहाँ पे जो जोजिला पास टनल है उसका भी उद्घाटन किया गया था, तो आप ये समझते हैं उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? मैं मानता हूँ जो सड़कें हैं वो आम आदमी की जीवन रेखा है। आपने देखा आज से 5-7 वर्ष पहले उधमपुर जाने के लिए 2.5 घंटे लगा करते, आज 1 घंटे का रास्ता है। श्रीनगर में जिस प्रकार से रास्ता बन रहा है, अभी जो टनल बनी है, आने वाले समय में 4 घंटे लगेंगे। इसी तरह से लद्दाख का क्षेत्र या कारगिल का क्षेत्र जो पूरा 6 महीने
पूरे भारत से कटा रहता था। जोजिला टनल उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उनकी जीवन रेखा है। मुझे लगता है कि एक जीवन जीने का जो तरीका है वो ही बदल जाएगा। लोगों की बड़ी आशा थी, वो उनकी पूरी हुई है। एक उनकी सर मांग थी यूनियन टेरिटरी की, क्या बीजेपी अभी उसको क्या लोगों से कहेगी, क्या कब तक पूरी हो सकेगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये है। उसका कारण ये रहा कि लगातार इन क्षेत्रों के साथ भेदभाव होता रहा, जो भी सरकारें आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में रहती है तो वहाँ पर हम तीनों खित्तों का बराबर विकास हो, ऐसी हमारे प्रयास था। तो बाकी जो उनके साथ कमिटमेंट की गई थी वो लोग तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी इस विषय में। एक आखिरी सवाल सर ये होगा कि 26 सीटें हैं लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो बीजेपी कितनी सीटें जीतने का दावा पेश करती है? देखो, बहुमत अपने सिर पर हम ये लड़ रहे हैं, किसी और को अभी हमने साथ में नहीं रखा है। तो अभी मैं वहाँ पर टूर करने भी जाऊँगा, वहाँ पर इलेक्शनों के दिनों में रहूँगा भी। बहुमत भारतीय जनता पार्टी का बने, ऐसा हमारा प्रयास है। मुझे लगता है कि और ये स्थितियाँ समय के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी। कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि बीजेपी 26 में से ज़्यादातर जो सीटें हैं लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो चुनाव होंगे उसमें जीतेगी, और इसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे वहाँ के उनका भी साथ लिया जा सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर जम्मू के नगरोटा में मुनक्किद एक पब्लिक मीटिंग में बीजेपी लीडर लाल सिंह ने लोगों को जम्मू और डोगरी समाज के फलाह के लिए एक होने की अपील की। उन्होंने डोगरा स्वाभिमान फ्रंट के कायम किए जाने पर उससे उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर डोगराओं के एजाज को बचाना है तो सभी को एकजुट होना होगा, ताकि आपसी भाईचारे को खत्म करने की साजिश करने वाले लोगों को शिकस्त दी जा सके। इसके साथ ही लाल सिंह ने लोगों को फ्रंट से जुड़ने की अपील भी की। इमरान खान का पाकिस्तान के नए वजीर आजम के ओहदे पर काबिज होना तकरीबन तय माना जा रहा है। इंतखाबी नतीजों के दौरान इमरान ने हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत से मसला कश्मीर के हल की कोशिश करेंगे। उधर बीजेपी के रियासती सदर रवींद्र रैना ने कहा कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद्य से इस बारे में खास बात की। रविंद्र रैना, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, इमरान खान ने एक पहल तो की है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। इमरान खान की सुनने वाला कौन है? पाकिस्तान के ये एक हिस्ट्री रही है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है जब वो हारता है तो जो पहले होता है वो जेल में होता है। पाकिस्तान में आर्मी का, ISI का और दहशतगर्दों का निजाम चलता है। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई नहीं सुनता। वहाँ जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, वो हटी तो नवाब शरीफ आया तो बेनजीर भुट्टो जेल में, नवाब शरीफ आया तो परवेज मुशर्रफ आया और नवाब शरीफ जेल में, जरदारी आया तो परवेज मुशर्रफ जेल में, नवाब आया तो जरदारी जेल में। अब इमरान खान आ रहा है, कल कोई और आएगा तो ये जेल में। फिर क्या लगता है बातचीत किससे करने के लिए बोल रहे हैं, किस लेवल पे बोल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान, भारत ने हमेशा बातचीत की। अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए थे, पाकिस्तान ने करगिल में हमला किया। वाजपेयी जी ने मुशर्रफ को आगरा बुलाया, देश के पार्लियामेंट पर हमला हो गया। मोदी जी ने नवाब शरीफ को दिल्ली में बुलाया अपना शपथ समारोह में, पठानकोट में हमला हो गया। मोदी जी लाहौर, कंधार से आते लाहौर चले गए, काबुल से आते आते उड़ी, नगरोटा, सुंजवा में अटैक हो गया। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई नहीं सुनता है। ये चुनी हुई सरकार पाकिस्तान में कठपुतली होती है, दहशतगर्दों की कठपुतली, आर्मी की कठपुतली, ISI की कठपुतली। इसलिए इमरान खान ये चंद दिनों, हालात कैसे बेहतर होंगे जम्मू कश्मीर में? हालात हम तो चाहते हैं अच्छे हों, पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो सुधार देंगे। तो बातचीत कहीं नहीं आपको लगता होनी चाहिए? नहीं, बातचीत होनी चाहिए। किसके साथ बातचीत? तो हमने की ना, वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए ना, मोदी जी पीछे तो हो गया, आगे का क्या देखते हैं? जब पीछे का इतिहास खराब है पाकिस्तान का, पहले आतंकवादियों के ठिकाने सारे पाकिस्तान को बंद करने पड़ेंगे। जो ट्रेनिंग चल रही है बंद करनी पड़ेगी, वो बंद करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, तभी बातचीत हो सकती है।
रविंद्र रैना, पहले आतंक के जो ढांचे हैं उनको ध्वस्त करना होगा पाकिस्तान को, तभी किसी तरह की बातचीत मुमकिन हो पाएगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर कांग्रेस एमएलसी श्यामलाल भगत ने डोडा के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कस्ती गृह, ग्लास, बंजर मोड़, सूली और ऊपरसार में लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर्स की जांच की। उन्होंने जानकारी दी कि इलाके में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचेगी। इसके अलावा उन्होंने अपने फंड से इलाके की तरक्की और बिजली पहुंचाने के लिए 15 लाख रुपए भी अदा किए हैं। यहाँ 6 ट्रांसफार्म हमने दिए हैं। एक प्रॉपर काश्तीगढ़ में दिया, दूसरा गलासू में दिया, तीसरा बंजर मोड़ में दिया, चौथा जो है तो वो सूली में दिया, तो 5वां इधर दे दिया अपर सर में, और छठा जो है तो वो खापी में दे दिया। तो लिहाजा उनका उद्घाटन हम आज कर रहे हैं। इन लोगों को जिंदगी में पहली बार आज़ादी के बाद बिजली मिली, तो यही हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मकाम है कि इन लोगों को, कहाँ गरीब लोगों को कौन पूछता है। हिंद पाक सरहद पर अरनिया सेक्टर में खेत में काम करते वक्त पुराने शेल के फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों का ताल्लुक बिहार से है, जिनको जम्मू की सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। इलाज के लिए जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो अरनिया सेक्टर हिंद पाक सरहद में, जहां पर खेत में काम करते वक्त पुराने शेल के फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनको जम्मू के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जख्मियों की हालत नाजुक है। राजन वैद्य जम्मू से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। राजन, ये बेहद अफसोसनाक हादसा है और सरहदी इलाका है, लेकिन यहाँ पर कई खेत हैं और लोग यहाँ पर काम भी करते हैं, और इस तरह का ये हादसा, क्या कुछ खबर मिल रही है, कैसे ये हादसा पेश आया? देखिए इमरान, आपको याद होगा कि जबोवाल जो एक सरहदी इलाका है, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उससे सटा हुआ ये इलाका है। अरनिया सेक्टर में यहाँ पे पिछले कुछ महीने पहले जो पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई थी, और काफी शेलिंग जो हुई थी, उसमें कई बाद में जो शेल हैं वो खेतों में भी आके गिरे थे, जिसमें से कई जो हैं शेल बाद में मिले थे, जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया था। लेकिन ये शेल जो एक खेत में पड़ा हुआ था, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जो मजदूर हैं जो बिहार से बताए गए हैं, सभी बिहार से हैं, और वो वहां काम कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है इस शेल से जो है छेड़खानी हुई है, और जिससे ये शेल फटा है उससे एक की मौके पे ही मौत हो गई, बल्कि उसके अलावा जो 6 जो मजदूर हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। तो उनको उसी वक्त जो है यहाँ जम्मू के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, और वहाँ उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इससे पहले भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है सरहदी इलाकों में, उन्होंने खासकर एक मुहिम चलाई थी, जितने भी लोगों के घरों में शेल पड़े हैं, जो फटे नहीं हैं या खेतों में पड़े हैं, उनको वहाँ पे नष्ट किया गया था। लेकिन इससे ये पोल खुल जाती है कि वो जो सैनिटेशन किया गया था वो मुकम्मल नहीं था। अभी भी कई ऐसे खेत हो सकते हैं जहाँ पे पाकिस्तान के शेल पड़े हों, और वो किसी वक्त भी कोई बड़ी दुर्घटना को जो है न्योता दे सकते हैं। तो इसमें एक दफा फिर से जो एक सैनिटेशन ड्राइव है वो वहाँ प्रशासन को और सेना को और बीएसएफ को खासकर चलानी होगी। जी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजन वैद्य। तो एक मजदूर की मौत हो गई है, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। अरनिया सेक्टर में हिंद पाक सीमा के पास, सरहद के पास खेतों में काम कर रहे मजदूरों, जो पुराना पड़ा हुआ एक शेल था पाकिस्तान की तरफ से जो गिरते रहते हैं, शेलिंग होती है जब, तो वो खेत में पड़ा हुआ था, वो फट गया, जिसके चलते एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक नाजुक है, बाकी मजदूर जख्मी है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। उरी में आर्मी की टोरना बटालियन की जानिब से हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें कि दूर दराज इलाके से बड़ी तादाद में खवातीन और मर्दों ने शिरकत की। बड़ी तादाद में लोग 10 किलोमीटर पैदल चलकर इस मेले में पहुंचे थे और इस मौके पर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम का एहतमाम हुआ और मेडिकल कैंप लगाए गए, जिसमें कि तमाम उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। खवातीन समेत सैकड़ों लोगों ने मेडिकल कैंप में मुफ्त डायग्नोसिस और मुख्तलिफ दवाइयां भी तकसीम की।
इधर गांदरबल में जिला इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव लॉन्च किया गया। इस ड्राइव के तहत शहर भर से गैर कानूनी तरीके से कायम इमारतों और कंस्ट्रक्शंस को गिरा दिया गया। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव एडीसी नसीर अहमद वानी की सरपरस्ती में लॉन्च किया गया। इसके लिए एडीसी ने 6 अलग अलग टीमें बनाई और पुलिस एहलकारों की मदद से गैर कानूनी तामीरात को निस्तनाबूद करने में जुट गए। ड्राइव के पहले फेज में कचहरी के आसपास के इलाके से तकरीबन 600 कनाल जमीन से गैर कानूनी कब्जा हटाया गया। आज सीआरपीएफ ने अपने 79वीं यौम तासीस मनाई। सीआरपीएफ के जवानों का अब तक का सफर बहुत ही शानदार रहा है। मुल्क की बाहरी सरहदों की हिफाजत से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ ने अब तक जिम्मेदारी के साथ निभाई है। बांदीपुरा में सीआरपीएफ के 45वीं बटालियन ने इस मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने भी शिरकत की। इस शानदार प्रोग्राम के दौरान वादी में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन से लेकर आम लोगों के लिए की गई कारकर्दगी के लिए जवानों को अवार्ड और एजाज से नवाजा गया। इधर श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में मुख्तलिफ इंडोर गेम का आगाज किया गया, जिसमें कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कैरम, टेबल टेनिस और दीगर खेलों का एहतमाम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों का इनाम से भी नवाजा जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में मुख्तलिफ इंडोर गेम का आगाज किया गया। इसमें रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कई अहम पर्सनालिटी हिंदुस्तान की शामिल हुई। इसमें कैरम, टेबल टेनिस और दीगर खेलों का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया टीम रेड फाउंडेशन। तो इससे हम सोशली एक चेंज ड्राइव करना चाहते हैं। हमने इनिशियली स्टार्ट किया था एक मैराथन से, जो था कि रन फॉर ड्रग फ्री कश्मीर। इसमें हमने ड्रग डी एडिक्शन पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आज हमने जो इवेंट रखा हुआ है, दिस इज़ रिलेटेड टू इंडोर गेम्स। जिससे क्या होगा, हमारे कश्मीर में यूथ के पास पोटेंशियल है। काफ़ी लोग हैं, बच्चे हैं जिनके पास पोटेंशियल है बट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम ऐसे यूथ को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं अपनी एनजीओ के तहत कि वो आएँ और अपने आप को प्रेजेंट करें और इन गेम्स में पार्टिसिपेट करें। इधर जम्मू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को बेदार करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से निकाली गई थी। इस दौरान जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा मौजूद रहे। उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाई। तो जम्मू में एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया था। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत लोगों को बेदार करने के लिए बाइक रैली निकाली गई और इस रैली को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से निकाला गया था, जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा मौजूद थे। तो हम हर महीने एक ना एक रैली निकालते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने स्वच्छ भारत की जो आपकी रैली हुई थी 2 महीने पहले, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इस बार हमारी एक एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर जम्मू के नाम से राइड निकलती है। तो उसको हम साथ में स्वच्छ भारत के दोनों को मिक्स करके, ये स्वच्छ भारत मिशन जो है, ये जो यहाँ के दूर दराज गांव है, जैसे सरथल हो गया, बनी हो गया, वहाँ तक लेके जाएंगे साथ में इनको। ये है ना, अगर जितना साफ होगा, जैसे हिमाचल में आप जगह देखते हो बहुत साफ होती है, जम्मू में भी वैसे साफ होगा, तभी टूरिज्म आगे बढ़ेगा इससे। हमारी रैली का मकसद है जो कि स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी पूरे वर्ल्ड में स्वच्छ भारत अभियान को लेके फैला रहे हैं इस चीज़ को। हम भी जो हमारे जम्मू कश्मीर के रूरल एरिया हैं, जहाँ तक कि लोगों को पता नहीं चला कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, किस प्रकार हम सफाई रख सकते हैं, किस प्रकार पूरे जो रूरल एरिया हैं उनको हम गाइड करेंगे। हम स्वच्छ भारत को प्रमोट करने जा रहे हैं। हम वहाँ से बेसिकली जो लोग श्रीनगर जाते हैं, जो हमारी बनी हुई है, बसोली है, सरथल है, भद्रवाह है, यहाँ पे भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हाँ जी, हम लोगों को अपने आसपास सफाई रखें, ध्यान रखें अपने आप के। में सबसे इम्पोर्टेंट है बिहेवियरल चेंज, जो लोगों में लाना है, एटीट्यूडल चेंज लाना है, सोच बदलनी है स्वच्छता की तरफ। हमारी तरफ देखते हैं कि चाहे सैनिटेशन को कोई भी पहलू हो, उसमें जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक ये सोचेंगे नहीं कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है, तो तब तक चेंज नहीं आएगी। जब तक सरकार को जो लोग हैं इसके भागीदार हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी हैं, वही यूज़र्स हैं। तो उसी सिलसिले में जो आज ये रैली का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये जो हमारी आउटरीच ब्यूरो है, रीजनल आउटरीच ब्यूरो,
और इसको स्पॉन्सर किया, ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और ये रैली जो है इसमें बहुत सारे हमारे जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं वो यहाँ से होते हुए सांबा, कठुआ और फिर जाके पलन बिलावर में जाके वो ये इख्तिताम पजीर होगी, वहाँ पे ये कंक्लूड होगी। तो लोगों में एक मैसेज लेके जाएंगे अबाउट दिस सैनिटेशन, स्वच्छता की ओर। इधर जम्मू कश्मीर में सफाई को लेकर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के उन्वान पर इस वर्कशॉप का इनेकाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर समिया रशीद ने किया। ये वर्कशॉप नेशनल हेल्थ मिशन की जानिब से मुनक्किद किया गया था। इसमें मेडिकल से जुड़ी कई शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वेस्ट एशिया को कहां कैसे फेंकना है इसको लेकर भी बेदारी की बात हुई। साथ ही रियासत में साफ सफाई को लेकर भी जोर दिया गया। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक दिन की वर्कशॉप हमने रखी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हैंडलिंग एंड इट्स सेफ डिस्पोजल इन J&K। तो आज इस प्रोग्राम में हमने मेडिकल कॉलेज से, हेल्थ से, डेंटल कॉलेज से सभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को यहाँ बुलाया है। और ख़ास तौर पर यहाँ पे आज जो है हमारे एक्सपर्ट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, कुछ हैदराबाद से और कुछ और दिल्ली से एक्सपर्ट्स आए हैं, जो लोग आज पूरा दिन इस बारे में बात करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स में जनरेट होता है उसको कैसे प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है और कैसे जो है फाइनली डिस्पोज करना है। यौम आज़ादी की तैयारी को लेकर के डीसी कुपवाड़ा ने जिला अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार भी मौजूद रहे। यौम आज़ादी के मौके पर पुरसुकून तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए खालिद जहांगीर ने अफसरान और सिक्योरिटी अमले को मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी। इधर भद्रवाह में डोडा भद्रवाह हाईवे पर एक K10 कार हादसे का शिकार हो गई है। कार में सवार 3 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जबकि एक नौजवान की मौत हो गई है। वाज़ेह हो की तेज रफ्तार K10 कार रोड के पैराफिट से टकरा गई, हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जख्मी 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही, जिन्हें जम्मू रेफर किया गया है। अपरेंट काज ऑफ एक्सीडेंट यही लग रहा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी और क्योंकि वहाँ पर और किसी गाड़ी से कोई टक्कर हुआ नहीं है। जिस हिसाब से गाड़ी का समरसॉल्टिंग हुआ है तो लगता है कि गाड़ी स्पीड पर थी और अचानक कोई किसी वजह से ब्रेक अप्लाई करना पड़ा उनको। गाड़ी पहले पैराफिट से टकराई और उसके बाद वो गाड़ी वहीं रोड पर पड़ी। वहाँ पर उनको शिफ्टिंग का प्रोसेस किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया शिफ्टिंग। जब उनको SDH डंडी में यहाँ पर शिफ्ट किया गया तो यहाँ पर एक लड़के को जो है डॉक्टर्स ने डिक्लेयर्ड एज ब्रॉड डेड, मिस्टर मोहित कुमार, और 3 जो है वो इंजर्ड कंडीशन में यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट दिया और अभी डॉक्टर्स ने ये डिसीजन लिया हुआ कि उसमें से 2 इंजर्ड को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए शिफ्ट किया जा रहा है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। उधर बनिहाल के नील इलाके के लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलतों की कमी को लेकर एहतजाज किया। मकामी लोगों की माने तो 40,000 की आबादी वाले पूरे इलाके में दी जाने वाली सहूलत आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इलाके के लोगों ने कहा कि नील और उसके आसपास के इलाकों में तालीमी इदारों से लेकर तिब्बी सहूलत तक की कमी से परेशानी है। हल्की फुल्की बीमारी के इलाज के लिए भी मरीजों को जम्मू का रुख करना पड़ता है। लोगों ने जानकारी दी है कि मकामी लोगों की परेशानी देखते हुए साल 2014 में PHC की संगे बुनियाद रखी गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक बनकर तैयार नहीं हो सकी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बनिहाल की, जहां पर नील इलाके के लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलतों की कमी को लेकर एहतजाज किया है। मकामी लोगों के मुताबिक 40,000 की आबादी वाले पूरे इलाके में दी जाने वाली सहूलत आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इलाके के लोगों ने कहा कि नील और इसके आसपास के इलाकों में तालीमी इदारों से लेकर तिब्बी सहूलत तक की कमी से लोग परेशान हैं। लोगों को हल्की फुल्की बीमारी के लिए भी दूर का जान सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम, मेन जो प्रॉब्लम हमारी वो हॉस्पिटल की है। यहाँ पे जो है बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनको बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको खुद ही पता है यहाँ पिछले 5 सालों से हॉस्पिटल का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो अनकम्प्लीट है। हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हॉस्पिटल
थोड़ा जल्दी बन जाए। और हॉस्पिटल भी सियासत का शिकार है। हॉस्पिटल में देखो ना आप, वहाँ कुत्ते बसते हैं, वहाँ देखो ना कितना, वहाँ वो बोलते हैं वो कश्मीरी में भंग लगी है वहाँ। और यहाँ अगर लोग यहाँ ये मेडिकल असिस्टेंट नहीं होंगे, प्राइवेट जो ट्रेनिंग करके हैं ये बच्चे छोटे छोटे, तो इन्होंने ये शॉपें खोली है, तो इनकी वजह से हम आगे चल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे हमारे माओ को बहुत मुश्किलात करना पड़ता है। अगर कोई हमला औरत होगी तो कहीं उसकी डिलीवरी होगी, तो यहाँ तो पहले गाड़ी की प्रॉब्लम, अब तो गाड़ी है तो ड्राइवर को ढूंढना पड़ता है, फोन कर करके उसको घुमाना पड़ता है, तकरीबन तब तक रात के 2 बज जाते हैं। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लौटेंगे अपने कश्मीर जम्मू की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू के बिलाल कॉलोनी के लोग रोड, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलतों की कमी से परेशान हैं। इसके अलावा इलाके में ड्रेनेज जाम होने से भी लोग खासे परेशान हैं। दरअसल नालियों के जाम होने से जरा सी बारिश के बाद रोड पर पानी भर जाता है। इसकी वजह से आवाजाही से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आवामी लोगों के जो मकामी लोग हैं वहां के, उनके मुताबिक पेश आ रही दिक्कतों को लेकर उन्होंने कई बार एहतजाज भी किया, लेकिन इंतजामिया और महकमे के ओहदेदारों ने उनके मुतालबात को अनसुना कर दिया। नतीजन आज भी इलाके के लोग परेशान हैं। जिस तरह हम इस गली की या इस रोड की बात करेंगे, हम बार बार वहाँ उन लोगों के पास गए, यहाँ का जो हमारा स्थानीय मंत्री था रमन भल्ला साहब, उनको भी हमने कहा कि हमारा जो ये रोड्स है, जो हमारे यहाँ सारे की सारे रोड्स है, इसको ठीक करवा दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा नाला आता है, पीछे से नाला ये आता है और चले जाता है। लेकिन उस टाइम भी, लास्ट टाइम भी, जब रमन भल्ला जी ने बार बार हमसे वादा किया कि इस मोहल्ले की गलियां, रोड ये सब ठीक हो जाएंगे, उसके बाद जब बदकिस्मती से यहाँ ये बीजेपी और पीडीपी की सरकार आ गई, तो पहले तो बहुत इग्नोर तो होता था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आ गई और यहाँ के जो स्थानीय डिप्टी सीएम थे कविंदर गुप्ता जी, उनको बार बार हमने कहा कि भाई हमारा रोड को ठीक कर दीजिएगा, तो उनका ये रोड पीछे से पूरा आता है, बाकी सारे गलियां सड़क बन जाती है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रोजेक्ट का काम के लिए हम जाते हैं। लास्ट टाइम भी मंत्री साहब के पास गए थे, मंत्री साहब ने कहा हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ है। इधर त्राल के नागापत्री इलाके के लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर इंतजामिया पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया पिछले 10 बरसों से 5 किलोमीटर की सड़क को बनाने में नाकाम साबित हुई है। लोगों ने कहा कि 2008 से इस योजना के तहत सड़क का तामीरी काम शुरू हुआ था, लेकिन आज 10 बरसों बाद भी 5 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई है। सड़क न होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी होती है और इस ताल्लुक से असिस्टेंट इंजीनियर हरबंस ने आला इंतजामिया पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि वो पहले ही एस्टीमेट जमा कर चुके हैं एस्टीमेट, लेकिन जैसे ही हिदायत आएगी काम शुरू कर दिया जाएगा। तनमर्ग में गुज़िश्ता कई महीनों से वाटर फिल्टर खराब पड़ा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्लांट खराब होने की वजह से इलाके के लोग आसपास के वाटर सप्लाई का गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे कि लोगों में मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा बना हुआ है। लोगों ने इसकी शिकायत मुतालिका अफसरान और इंजीनियरों से कर दी, लेकिन मकामी लोगों का इल्जाम है कि कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है और ना ही कोई यकीन दहानी कराई गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं तनमर्ग की, जहां पर वाटर फिल्टर खराब होने की वजह से लोगों को साफ पानी मैसर नहीं हो पा रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा बना हुआ है। शिकायत मुतालिका अफसरान और इंजीनियर से कर दी गई, लेकिन मकामी लोगों का इल्जाम है कि कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जनाब, मेरा नाम अब्दुल हमीद खान है। अब जनाब चाकरे टंगबर्ग से बोल रहे हैं। जो ये फेडरेशन मतलब बनाया है, मतलब इसका कोई हमें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है कि इसका फ़ायदा मतलब कब इसका मिलना चाहिए था हमको, जबकि काफ़ी मतलब इसका मतलब टाइम हो गया है बनाए हुए को। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसका मतलब जल्द से जल्द कुछ मतलब इसका किया जाए। टंगमर्ग पीएचई सब डिवीजन में 30 स्कीम्स हैं टोटल, जिनमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स बने हैं, आधे में बन रहे हैं और किसी 1-2 स्कीम्स में हमें स्प्रिंग सोर्स है। तो चूँकि जो आप कह रहे हैं कि कुछ डिफेक्ट हैं, तो 1-2 प्लांट हमारे डिफेक्ट हैं जिनके बारे में हमने अपर हायर ऑफिस को भी आगाह किया है और हमने उनके लिए प्रपोजल्स भी सबमिट किए हैं। तो वो अंडर रिवैम्पिंग हमने रखा है। तो जो है हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस से उसमें फंड मतलब तैयार करके फिर उनको चालू करेंगे। इधर मरकजी हुकूमत के तमाम गांव में बिजली पहुंचाने के दावे की पोल बांदीपुरा की पहाड़ियों पर वाक़ वीवान गांव
पोल खोल रहा है। जिला हेडक्वार्टर से महज 20 किलोमीटर दूर इस इलाके में आज तक बिजली, पानी और सड़क नहीं है और प्रोजेक्ट्स पर काम तो शुरू हुए लेकिन अधूरे ही रह गए हैं। लेकिन इलाके के लोग बूंद बूंद पानी के लिए दूर दूर तक भटकते रहते हैं। हालांकि इस इलाके से मशहूर नदी मधुमती बहती है और लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से चिराग तले अंधेरा है। इसके अलावा इलाके में बिजली और सड़क भी नहीं है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये गाइडलाइन ये भी है कि बॉर्डर से 9 किलोमीटर अंदर जो गांव आते हैं वहाँ BADP की स्कीम चल सकती है। वो 9 किलोमीटर के बाहर उसमें जो है वहाँ BADP की फंडिंग नहीं हो सकती। ये गांव 9 किलोमीटर से बाहर आता है और इसकी मज़ीद फंडिंग का अभी कोई डिसीजन नहीं है अथॉरिटीज़ के पास। अगर और फंडिंग होती, यूँ ही कोई डिसीजन होता, हम इसका बाकी काम टेकअप करते और गाँवों तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डाल के उनको पानी की फराहमी करते। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी वो इसका डिसीजन लेते हैं, जितनी जल्दी ये फंड्स और फराहम करेंगे ना, उतनी जल्दी उस गांव का मसला हल हो सकता है। मुकर नहीं कह सकते अभी इसकी फंडिंग कब होगी, तो ये बाकी काम कब होगा ये अभी नहीं कह सकते। कुदरत ने भद्रवाह को खूबसूरत नजारों का तोहफा सौंपा है और इस तोहफे को संभाल कर रखना सभी की जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो सरकार हो, इंतजामिया हो, मकामी लोग हो या सयाह या फिर सफाई की जिम्मेदारी सभी की। दुनिया भर में मशहूर भद्रवाह की वादी में सयाहों का आना बढ़ा है, लेकिन चंद लोगों की नासमझी की वजह से जाई, पादरी, खन्नी टॉप, बग्गन गुलडंडा जैसे खूबसूरत सयाही मकामात बदनाम हो रहे हैं। झुलसते मैदानों से जब भी कोई सयाह इन सयाही मकामात पर पहुंचता है तो यहाँ बिताए वक्त कभी नहीं भूलता। लेकिन इन दिनों इस खूबसूरत मरकज पर हर तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लोगों का मानना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को और संजीदगी दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी रही तो लोग दोबारा यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जाई में जो है इतना अच्छा जो है पिकनिक स्पॉट वहाँ पे है, लोग काफ़ी मतलब कि वहाँ पे रोज जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है एक चीज़ का खास ध्यान रखे, क्योंकि वहाँ पे जो है पॉलीथीन है, लिफाफे हैं, बोटल्स हैं वगैरह, जो भी कोई मतलब कि खाता पीता वहाँ पे है तो वहाँ पे फेंक दिया जा रहा है। वो जो उसका नाला है, जो नेचुरल ब्यूटी उसकी नाले की है, उसकी वजह से जो है बहुत मतलब कि गंदा हो रहा है। वहाँ पे टूरिस्ट आएगा बैठेगा कहाँ, जो ग्रीनरी वहाँ की है वो मतलब कि दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई अगर होगी तो टूरिज्म जो है बढ़ता है, उससे टूरिस्ट आता है, वो पसंद करता है कि नहीं फलानी जगह जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वहाँ पे बैठ सकता है आदमी, खा सकता है, पी सकता है। तो टूरिस्ट को मतलब कि साफ़ सफाई जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरी जो है, किसी चीज़ के किसी भी आदमी के लिए जो है सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। वादी में फैलती गंदगी से एक तरफ जहां मुल्क और दुनिया के सयाह यहां से बुरा पैगाम लेकर जा रहे हैं, वहीं स्वच्छता की मुहिम को भी गहरा धक्का पहुंच रहा है। ऐसे में स्वच्छता को लेकर जिला इंतजामिया भी कटहरे में है। मैदानी और पिकनिक स्पॉट्स पर कहीं मिनरल वाटर की बोतलें हैं, कहीं चिप्स के खाली रैपर हैं तो कहीं कोल्ड ड्रिंक्स के खाली कैन। उम्मीद लिए आ रहे सयाह यहाँ आकर मायूस हो रहे हैं, क्योंकि अगर यही हिसाब चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हमारी मीडोज या हमारी वैली जो हैं वो गंदगी का ढेर बन जाएंगी और यहाँ कौन टूरिस्ट आएगा। टूरिज्म का फ्यूचर तो मुझे यहाँ डार्क नज़र आ रहा है जिस हिसाब से यहाँ गंदगी पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2-4 सालों के बाद ये जगह जो देखने के काबिल रहेंगी। तो भदोही डेवलपमेंट फंड से मेरी यही अपील है कि कम से कम इस तरफ वो कोई कदम बढ़ाएं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि इन जगहों की खूबसूरती को और जो है इन जगहों को संभाल कर रखना है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO डॉक्टर राजेंद्र खजूरिया ने माना कि टूरिस्ट के बढ़ने से गंदगी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि मुसलसल क्लीननेस ड्राइव चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आने वाले सयाहों को भी गंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि सयाह खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे गंदगी होती है। उन्होंने इससे निजात पाने के लिए एक तरकीब निकाली है। दरअसल अब खरीदारों को रैपर वाले या प्लास्टिक के पैकेट वाले सामान खरीदने से पहले एक सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी और रैपर को डस्टबिन में डालने के बाद ही उन्हें वो रकम लौटाई जाएगी। एक और हमने डिसीजन लिया है कि जैसे हमारा जाई है, पदरी है, वहाँ हम एक बैरियर लगवाने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बैरियर लगवाने का। तो अगर एक बार जब बैरियर लग जाएगा उसके बाद वील कैरी आउट द फ्रिस्किंग, तो उसके बाद वी विल नॉट परमिट
एनी प्लास्टिक आइटम टू बी टेकन बियॉन्ड दैट बैरियर। और उसमें हम ऐसा करेंगे कि अगर जो कोई अगर लेना भी चाहता है, जैसे कोई लेज लेने हैं, कुरकुरे लेने हैं, तो वो वहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई फीस जमा करवाएंगे, वापस आएंगे, वो अपना प्लास्टिक को वहाँ पर जमा करवाएंगे, देंगे और दे कैन टेक देयर सिक्योरिटी बैक। उसका एक नॉमिनल सा रख देंगे, 10 रुपये पर पैकेट वो जमा करवाएंगे और जैसे वो वापस आके करवाएंगे डस्टबिन में डालेंगे, अपने पैसे वापस लेके वो जा सकते हैं। साइमल्टेनियसली हमने एक बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पास की हैं स्टाफ के लिए कि वो दिन में 3 बार दे सेंड अस द वीडियोग्राफ एंड फोटोग्राफ ऑफ द एरिया की क्लीनिनेस के लिए। सफाई हुकूमत या इंतजामिया से पहले हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन आम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन स्वच्छता मुहिम कामयाब हो जाएगी। जी सलाम के लिए भद्रवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। इधर व्यास पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा पर आज अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की पूजा का आमद शुरू हुआ। पहलगाम में भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई। साधु महात्माओं के साथ श्रीनगर के दीगर मंदिरों में झुकने के बाद छड़ी मुबारक श्रावण पूर्णिमा यानी कि 26 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर पाक गुफा के दर्शन करेगी। श्रीनगर के महादेव गिर दशनामी अखाड़ा ट्रस्ट की ओर से निकाली जाने वाली छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी के महंत दीपेंद्र गिरी की रहनुमाई में 11 अगस्त को निकलेगी। शंकराचार्य मंदिर के बाद 12 अगस्त को डाउनटाउन श्रीनगर में वाक़ हरि पर्वत पर शारिका भवानी मंदिर में छड़ी मुबारक पहुंचेगी और इसके अगले दिन 13 अगस्त को श्री आरमेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा में रुकने के साथ 15 अगस्त को दशनामी अखाड़ा में नागपंचमी पर छड़ी पूजा किया जाएगा और छड़ी मुबारक 20 और 21 अगस्त को पहलगाम, 22 अगस्त को चंदनबाड़ी और 23 अगस्त को शेषनाग, 24 और 25 अगस्त को पंचतरणी पड़ाव से होते हुए 26 अगस्त को पाक गुफा में पहुंचेगी। साधु संतों के अलावा छड़ी मुबारक में आखिरी जत्थे में जाने वाले अकीदतमंद भी शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 2.5 लाख अकीदतमंद पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, जो कि जिसको व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित है। तो आज यहाँ से दशनामी अखाड़ा से पवित्र छड़ी मुबारक को पहलगाम लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण के साथ ही इस यात्रा का परंपरागत शुभारंभ हम करेंगे। मुझे लगता है पिछले वर्ष की अपेक्षा यात्रियों की संख्या जो है काफ़ी अधिक है इस बार और यात्रियों में काफ़ी उत्साह है। मेरी जानकारी के मुताबिक आज के दिन तक लगभग 2,50,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं और लगभग अभी एक मास पूरा 26 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है, जिस दिन पवित्र छड़ी को वहां ले जाकर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा। तो पूरा अभी एक मास है, तो मुझे आशा है कि इस जो आने वाला मास है इसमें भी यात्री काफ़ी बड़ी संख्या में आकर दर्शन करेंगे। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही।